हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं कुलवंत यादव भानु क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रिएक्शन रेट एंड कोलिजन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा आप देख पा रहे हो, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रिएक्शन रेट, यानी कि कैटालिस्ट का रिएक्शन की रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है, वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। कैटालिस्ट होते क्या है? कैटालिस्ट बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। कैटालिस्ट क्या है? वो केमिकल सब्सटेंस है जो रिएक्शन की रेट को चेंज कर देते हैं। नॉर्मली इंक्रीज करने के काम आते हैं, हालांकि डिक्रीज करने के भी काम आते हैं, जिनको इनहिबिटर्स कहा जाता है। तो मोस्ट केसेस में इसका पॉजिटिव केस में ही लिया जाता है यूज। कैटालिस्ट केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर देते हैं, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं, उनको कैटालिस्ट कहते हैं। डू नॉट कंज्यूम इटसेल्फ इन द रिएक्शन, लेकिन खुद रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, रिएक्शन की रेट को जरूर चेंज कर देते हैं। डू नॉट कंज्यूम इटसेल्फ इन द रिएक्शन, इटसेल्फ इन रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन की रेट को चेंज कर देते हैं, खुद कंज्यूम नहीं होते, उनको कैटालिस्ट कहा जाता है। कैटालिस्ट का प्रभाव समझने के लिए हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी, कि कैटालिस्ट रिएक्शन की रेट को चेंज कैसे कर सकते हैं, कर देते हैं। तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी के आधार पर हम पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी क्या कहती है बच्चों? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी कहती है कि कोई भी कैटालिस्ट रिएक्टेंट्स के साथ एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा और वो कंपाउंड डिकम्पोज होकर के फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। हम मान लेते हैं ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, सी कैटालिस्ट है, सी इज द कैटालिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा ये कैटालिस्ट? इन रिएक्टेंट्स ए और बी के साथ कंबाइन होगा और इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। अब ये अनस्टेबल होता है, ये डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होकर के फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। और जो कैटालिस्ट है वो रीजनरेट हो जाएगा, जनरेटिव, यानी कि कैटालिस्ट ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन एंड में फिर से मिल गया। तो हमें तो यही लगता है कि कंज्यूम नहीं होता, कि इसने भाग ही नहीं लिया होगा, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि कोई भी कैटालिस्ट क्या करता है, ए और बी यानी कि रिएक्टेंट्स के साथ कंबाइन होता है, इंटरमीडिएट बनाता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड डिकम्पोज होकर के फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सिंपली कहती है कि कैटालिस्ट ए और बी यानी कि रिएक्टेंट्स के साथ कंबाइन होकर के इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा, वो डिकम्पोज होकर के फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। अब बच्चों पढ़ लेते हैं कि इनके कैटालिस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट। फर्स्ट, small amount of catalyst is sufficient to bring large change in reaction rate, इसका क्या मतलब हुआ कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट, थोड़ी सी क्वांटिटी में भी कैटालिस्ट है ना रिएक्शन की रेट में मेनी टाइम्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट है ना रिएक्शन की रेट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। फॉर एग्जांपल, कई कैटालिस्ट जो हैं रिएक्शन की रेट को 10⁻10 टाइम्स तक इंक्रीज कर देते हैं। एंजाइम्स आपने खूब सुना होगा। एंजाइम्स क्या है? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, शरीर में होने वाली एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो वो रिएक्शन की रेट को 10⁻20 टाइम्स तक इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि कैटालिस्ट रिएक्शन की रेट को 10⁻20 टाइम्स तक इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंजाइम्स, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जो फूड हम 4 या 5 आवर्स में हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, यदि हमारे शरीर में एंजाइम्स नहीं रहेंगे
उसी फूड को डाइजेस्ट होने में 40 से 50 ईयर्स लग जाएंगे। यानी कि जो फूड हम 4 या 5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है हमारी बॉडी में, इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स दैट विल टेक 40 to 50 years to digest that food. It means small amount of catalyst जो है रिएक्शन की रेट को काफ़ी टाइम इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका पढ़ लेते हैं। A catalyst does not affect the equilibrium. एक कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम को प्रभावित नहीं करता है। इसका क्या मतलब हुआ? फर्स्ट आपने पढ़ लिया। फर्स्ट क्या था बच्चों? कि रिएक्शन की रेट को मैनी टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं। और सेकंड क्या है? सेकंड, ए कैटालिस्ट डज नॉट disturb the equilibrium. It means कि ये मान लीजिए A और B है, या A प्लस B मिलकर के चेंजेस इनटू दी C प्लस D इक्विलिब्रियम में है। आपने इसमें कोई कैटालिस्ट डाल दिया, मान लीजिए कोई भी कैटालिस्ट FE डाल देते हैं, सपोज कोई भी XYZ कोई मान लो, कोई कैटालिस्ट डाल दिया तो ये क्या करेगा? कैटालिस्ट इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करने वाला। इक्विलिब्रियम जहां अटेंड होता था वहीं पर अटेंड होगा, बट काम क्या करेगा? इक्विलिब्रियम क्विकली अटेंड हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो जो इक्विलिब्रियम कुछ टाइम लेता था अटेंड होने में, वही इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी बहुत क्विकली अटेंड हो जाएगा। तो यानी कि कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। इक्विलिब्रियम इसकी सहायता से क्या होता है? जस्ट क्विकली अटेंड हो जाता है। थर्ड पॉइंट, a catalyst does not affect delta H of reaction. It means ये कैटालिस्ट जो है ना, वो रिएक्शन में जो हीट चेंज होती है, इंथैल्पी चेंज होती है, हीट अब्जॉर्ब हो रही है या इवोल्व हो रही है, उसको प्रभावित नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल N2 + 3H2 हैबर प्रोसेस है ये, और इससे क्या बनती है? हैबर प्रोसेस है अमोनिया। हैबर प्रोसेस में कैटालिस्ट क्या यूज होता है बच्चों? आयरन, Fe। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें कितनी हीट बाहर निकलती है? -92.4 किलोजूल पर मोल। यानी कि 1 मोल अमोनिया बनने पर 92.4 किलोजूल हीट इसमें बाहर निकलती है। इट मीन्स कि यदि आप Fe डाल देते हो उसमें, तो भी 92.4 किलोजूल हीट ही निकलेगी। एक कैटालिस्ट रिएक्शन की हीट को प्रभावित नहीं करता है, बट काम क्या करता है? रिएक्शन को फास्ट कर देता है। जो हीट निकलने में टाइम लगता था, वही हीट जल्दी इवोल्व हो जाएगी, रहेगी 92.4 किलोजूल। यदि इस रिएक्शन को रिवर्स कर देते हो, मान लीजिए 2NH3 और ये डिकम्पोज हो गया, इसका डिकम्पोजिशन, तो इतनी ही हीट अब अब्जॉर्ब हो जाएगी। ओके, तो बात इस पर फोकस करनी है कि कैटालिस्ट रिएक्शन की इंथैल्पी को चेंज नहीं करता। जितनी इंथैल्पी पहले होती है, उतनी ही रिएक्शन की इंथैल्पी कैटालिस्ट के बाद भी रहती है। नेक्स्ट क्या है कि कैटालिस्ट डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज को भी प्रभावित नहीं करता। जैसे डेल्टा एच को इफेक्ट नहीं करता, ऐसे ही डेल्टा जी जितनी पहले रहती है उतना ही बाद में भी रहती है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? ये फोर्थ पॉइंट मान सकते हो कि कैटालिस्ट डज नॉट इफेक्ट द डेल्टा जी, यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन। तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या है, इसकी नीड क्या पड़ी, ये किसके बारे में एक्सप्लेन करती है? कोलिजन थ्योरी रिएक्शन रेट्स के बारे में एक्सप्लेन करती है। रिएक्शन रेट के बारे में, कि रिएक्शन फास्ट होगी या रिएक्शन कब होगी, इसके बारे में बताती है। ये थ्योरी क्या मानती है कि एटम्स आपस में कोलाइड करते हैं, एटम्स हो चाहे आयन्स हो चाहे मॉलिक्यूल्स हो, यानी कि जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो, ये थ्योरी मानती है कि वो आपस में कोलाइड करते हैं और उनकी कोलिजन के कारण रिएक्शंस होती है। अब सारे कोलिजन्स है ना, उनके कारण रिएक्शन नहीं होती है, यानी कि
सारे कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होते। इफेक्टिव कोलिजन्स का क्या मतलब है? इफेक्टिव कोलिजन्स का मतलब द कोलिजन विच लीड्स टू द प्रोडक्ट विच लीड्स टू द केमिकल रिएक्शन, यानी कि वो आपसी टक्कर जिसके कारण कोई प्रोडक्ट बने उसको इफेक्टिव कोलिजन्स कहते हैं। अब कोलिजन थ्योरी से पहले एक कंसेप्ट पढ़ो, एक छोटी सी डेफिनेशन है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में एक सेकंड में कितनी कोलिजन्स हो रही हैं, कितनी आपस में टक्कर हो रही है रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी मीन्स एक सेकंड में यूनिट वॉल्यूम में कितनी कोलिजन हो रही है, दैट्स कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, बहुत हाई। कितनी? लगभग 10⁻25 से 28 तक। इट मीन्स कोलिजन फ्रीक्वेंसी हाई है तो रिएक्शन भी फास्ट होनी चाहिए, लेकिन सारे कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होते हैं। ध्यान से पढ़ना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है भाई। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जी एक सेकंड में एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी टक्कर आपस में हो रही है। अब टक्कर तो बहुत हो रही है, इसका मतलब है कि कोलिजन आपस में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो रिएक्शन भी फास्ट होनी चाहिए, लेकिन सारी रिएक्शंस तो बहुत फास्ट नहीं होती हैं, रिएक्शंस तो स्लो भी होती हैं। इट मीन्स कि कोलिजन इफेक्टिव होने के लिए कुछ बैरियर्स क्रॉस करने पड़ेंगे, कुछ बाधाएं हैं उनको क्रॉस करना पड़ेगा, तभी कोलिजन्स आपस में इफेक्टिव हो सकेंगे, कोलाइड होकर के प्रोडक्ट बना सकेंगे। एटम्स आपस में कोलाइड होकर के प्रोडक्ट बना सकेंगे। तो सिंपल सा आपने पढ़ा कि जी सारे कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होते, कुछ एक कोलिजन्स ही इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि दो प्रकार के बैरियर्स हैं। जिन कोलिजन्स ने दो प्रकार के बैरियर्स क्रॉस कर लिए वही इफेक्टिव होंगे, यानी कि उन्हीं के कारण ही प्रोडक्ट बनने वाला है। अदरवाइज कितनी भी कोलाइड्स आपस में हो जाए, कितनी भी कोलिजन्स आपस में हो जाए, कोई प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको क्रॉस करना होता है जिन कोलिजन्स को इफेक्टिव होने के लिए? तो कोलिजन्स इफेक्टिव होने के लिए दो बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते हैं। फॉर कोलिजन टू बी इफेक्टिव, फॉर कोलिजन टू बी इफेक्टिव, टू टाइप ऑफ बैरियर्स क्रॉस करने होते हैं। कौन कौन से बैरियर्स है बच्चों? फर्स्ट है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर क्या कहता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास, जो एटम्स आपस में टकरा रहे हैं, उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज़्यादा। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि उनकी एनर्जी किसके बराबर? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए, तो ही आपस में एटम्स कोलाइड होकर के प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे मान लीजिए H2+ I2 है, ये चेंज हो रहे हैं 2HI में। ओके, तो I के पास भी और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के पास भी, यानी कि जब ये आपस में टक्कर करते हैं तो टकराने के लिए कम से कम इनके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। मैं ये पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इस वीडियो में हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो क्या है कि आपस में H2+ I2 कोलाइड होंगे और HI बनाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि इनकी एनर्जी जो है क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होनी चाहिए या थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही इनकी कोलिजन के कारण HI बन पाएगा, HI बन पाएगा। ये I2 है, मान लीजिए ये H2 है। तो फर्स्ट क्या है? एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर क्या कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड हो रहे हैं ना, उनकी एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए? किससे ज़्यादा? थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए, तो ही आपस में प्रोडक्ट बना पाएंगे टकरा करके। दूसरा बैरियर क्या है? ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर क्या कहता है? ओरिएंटेशन बैरियर कहता है
कि भाई आपस में जो मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं एक प्रॉपर डायरेक्शन में ही टकराएंगे तो ही प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। फॉर एग्जांपल H2 प्लस I2, H2 को हम ऐसे लिख लेंगे HH और इधर I, यानी कि I2 को आप ऐसे लिख लीजिए। आपस में कोलाइड होंगे, HH लिखिए, आपस में कोलाइड होंगे। कोलाइड के कारण ये इस तरह से आपस में कोलिजन करेंगे ना, इस डायरेक्शन में HI के साथ HI के साथ, तो ही क्या बना पाएंगे, तो ये प्रोडक्ट बना पाएंगे। माने कि जब H और I इस डायरेक्शन में कोलाइड होंगे तो ये प्रोडक्ट बना पाएंगे। यदि इनकी डायरेक्शन चेंज होगी तो ये कितनी भी कोलिजन क्यों ना कर ले, इनके कोलिजन्स इफेक्टिव होने वाले नहीं हैं, इनकी रिएक्शन नहीं होने वाली। लेट्स अनदर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। तो दूसरा क्या है बच्चों, मान लीजिए NO2 प्लस NO2 चेंजेस इनटू N2O4। N दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, और दूसरा मॉलिक्यूल N2 का, NO2 का, N और दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ओके, जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में कोलाइड करेंगे तो ही ये प्रोडक्ट बना पाएंगे, तो ही ये N2O4 बनाएंगे। यदि डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जैसे मान लीजिए N और ये NO2 का वो मॉलिक्यूल, डायरेक्शन चेंज होगी, सपोज कि आपस में इस तरह से चेंज होगी डायरेक्शन कि ये ऑक्सीजन और इधर नाइट्रोजन, जो दूसरा मॉलिक्यूल था उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं बनने वाला, क्योंकि एक निश्चित डायरेक्शन में ही कोलिजन होने पर इफेक्टिव होता है, यानी कि एक निश्चित डायरेक्शन में ही आपस में जब टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। तो कोलिजन थ्योरी के बारे में क्या पढ़ा आपने कि जी कोलिजन थ्योरी का मतलब होता है कि एटम्स आपस में कोलाइड करते हैं और उनकी कोलिजन के कारण, उनकी टक्कर के कारण प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन सारी जो कोलिजन्स है वो इफेक्टिव नहीं होती, प्रोडक्ट नहीं बनाती। तो कौन सी कोलिजन्स इफेक्टिव होती हैं, वो कोलिजन्स जिसने दो प्रकार की बाधाओं को, दो प्रकार के बैरियर्स को क्रॉस कर लिया। कौन से दो प्रकार के बैरियर्स, एक तो एनर्जी बैरियर था, हमने यहाँ लिखा था एनर्जी बैरियर था, और दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी बैरियर क्या था कि जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए तो ही प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा था ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब है कि एटम्स आपस में एक निश्चित डायरेक्शन में कोलाइड करेंगे तो ही प्रोडक्ट बनाएंगे। यदि वो डायरेक्शन चेंज होगी, ओरिएंटेशन चेंज हो गया, तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। ओके बच्चों, आई होप कि ये समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।